कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और संगठन को लेकर के लगातार आपसी बयानबाजियां देखने को खूब मिल रही हैं। कभी विधानसभा में हार को लेकर के प्रदेश प्रभारी को आड़े हाथों लिया जा रहा है, तो उदय भान की ओर से जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी करने के बाद प्रदेश प्रभारी के द्वारा लेटर जारी करके उसको गलत ठहराया जा रहा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस में नेता एक दूसरे का अपमान करने में लगे हुए हैं। रोक लगा दी है, काफी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर। कुछ नहीं, आपको गलत है। 22 प्रभारी को नहीं लगा है। कुछ बीच में जो जगह खाली हो गई थी, जैसे कुछ लोग कांग्रेस छोड़ गए जो प्रभारी थे, चुनाव लड़ गए, मुझे क्या था उन्होंने कोई उसको कैंसिल नहीं किया है। कोई बात डिस्कस करनी है कर लेंगे। अच्छा, वो बघेल जी नहीं, यही बात है कि अब हर एक चीज़ है, अब आगे भी बढ़ना है, सब मिलजुल कर चलें आगे। और अगर पीछे जो कमियां रही और कमियां रही उनको पूरा करें आगे आने वाले वक्त में। सबका सहयोग होना चाहिए, सब एक दूसरे का सहयोग लें। क्या मान के संगठन आगे बन सकते हैं कांग्रेस से पहले? देखो, संगठन तो परसों बन जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं बना। संगठन का अभाव भी है। हम तो शुक्रगुजार हैं अपने हलके के, सिरसा के, टोहाना के, क्योंकि टोहाना में मैं बैठी हूँ अभी, कि लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस में आस्था रखी, कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखी। लेकिन संगठन का बिल्कुल बेशक अभाव है और हम उम्मीद करेंगे कि संगठन की ओर ध्यान दिया जाए और उसकी भरपाई हो। कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना चाल चरित्र और चेहरा है। जब अशोक तंवर जी अध्यक्ष बने थे तब भी भूपेंद्र हुड्डा ने उसकी कार्यकारिणी का भी गठन नहीं होने दिया था। उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष 2 और भी बदले हैं। उदय भान वर्तमान में है, आज वो भी अपनी टीम नहीं बना पाए। कुमारी शैलजा के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और अब जिस प्रकार से चुनाव के बाद उदय भान जी ने अपने प्रभारी पर जो आरोप लगाए थे और आज प्रभारी ने उनकी लिस्ट को खारिज कर दिया, ये कांग्रेस की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है और ये कांग्रेस से समाप्ति की ओर है। जब तक समाप्त नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी। पार्टी की एक फूट, एक मतभेद और जो इनकी खींचातानी जग जाहिर है। देखो, इन्होंने आपस में, अगर अभी चुनाव की बात करें, हरियाणा में चुनाव हुए, कितने गुट इनमें थे आपस में, और उसी के कारण इनकी जो पार्टी का स्तर है दिन पे दिन गिरता जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हमेशा से ये, चाहे आप प्रभारी की बात करें, जब चुनाव हार गए प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की और आज प्रदेश अध्यक्ष नहीं अपने प्रभारी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह की इनकी जो फूट है सबको पता है और इसी कारण इनका स्तर दिन पे दिन गिरता जा। तो राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने अब कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कटाक्ष किया और इस कटाक्ष ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को बूढ़ा बताते हुए यह सलाह दे दी कि अब उन्हें पार्टी का संरक्षण करना चाहिए, सक्रिय राजनीति से दूर रहकर आराम करना चाहिए। सांसद किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को अब समझ लेना चाहिए कि पार्टी को उनके संरक्षक की भूमिका की जरूरत है, न कि उसको अपने कब्जे में रखने की। मेरे ऊपर रहा करता था, मैं जब हट गई तो इनके अंदर, सारों के अंदर, आपस के अंदर सारी जंग छिड़ गई। तो सच्चाई ये है कि उदय भान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो है, जो बावरिया जी हैं, उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है, जो भी है वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे, तो उन्होंने जो है उठा के वो लिस्ट खत्म कर दी। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है, लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती, नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है, अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को। लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी। मेरे ऊपर तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर किस तरीके से जो अंतर मंथन है वो भी चल रहा है। कुछ इस तरह की स्पष्ट चीजें जो कि आप कह सकते हैं कि अंतर कलह के तौर पर भी दिख रही हैं, क्योंकि जो तारतम्य होना चाहिए नेताओं में या प्रदेश की लीडरशिप में, उसकी कमी तो स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक लिस्ट जो कि प्रभारियों की जारी होती है प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, उस पर दीपक बावरिया आखिर रोक क्यों लगाते। लेकिन अब इसके बहुत सारे कारण आप कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली इन सारी चीज़ों को
एक्सेप्ट करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बार बार आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर से ही जो नेता हैं और खासतौर से कुछ सीनियर नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं पार्टी में जिसको सही करने की ज़रूरत है, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या बड़े बदलाव की प्रक्रिया। इन सब को जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो अब हरियाणा में खासतौर से जो प्रतिपक्ष है, जो कांग्रेस है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि समय कैसी नजर आ रही है। और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप बार बार नजर आ रहा है। तो कांग्रेस में इस समय जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है और अगर कांग्रेस ही सभी अंतरकलह से बाहर नहीं निकल पा रही हो तो फिर आगे आने वाले समय में एक मजबूत प्रतिपक्ष कैसे प्रदेश के अंदर बनेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है प्रदेश की राजनीति के लिए। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो नियुक्तियां होनी हैं उनको लेकर के जो लिस्ट जारी हो रही है, प्रदेश प्रभारी उनको रोक दे रहे हैं ये कहते हुए कि आलाकमान को आपने इसकी जानकारी नहीं दी। तो इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं लगातार सामने आ रही हैं। और जो सीनियर नेता हैं वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि संगठन का ना बनना या टिकटों का वितरण सही तरीके से ना होना या सेंटर की जो लीडरशिप है अगर वो ये कहती है कि जो संगठन बनाया जाना है उसमें सभी को साथ लेकर के चला जाए, तो ये सभी को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी, ये उतना ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। अब चूंकि जो परिस्थिति कांग्रेस में इस समय बनी हुई है उस पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तंज कस रही है। चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ूली को देखें या फिर सरकार के मंत्रियों को आप देखें या फिर सांसद किरण चौधरी को आप देखें, जो कि हाल ही में आपने देखा चुनावों से पहले शामिल हुई भारतीय जनता पार्टी में, फिर वो राज्यसभा सांसद भी बनी, उनकी बेटी ने भी चुनाव लड़ा, वो कैबिनेट मंत्री भी बनी। और अब आप देखिए भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर वो भी निशाना साधते हुए दिख रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को अब संरक्षक की भूमिका में आ जाना चाहिए, पार्टी पर कब्जा करके नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। अब चूंकि प्रदेश की राजनीति है और उसमें कांग्रेस इस समय आप एक तरीके से कह सकते हैं कि निशाने पर है सत्ता पक्ष के, और अब कांग्रेस अपनी ही इन अड़चनों से, अपनी ही उलझनों से कैसे बाहर निकलेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब कुल मिलाकर के स्थितियां आप देख रहे हैं किस प्रकार की बनी हुई हैं और ये आगे किस तरीके से सही होंगी, आज इस पर थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रियदर्शनी सिंह जी स्वागत है आपका। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी स्वागत है। वेद प्रकाश जी आपसे शुरुआत करूंगा, चूंकि मुद्दा कांग्रेस का है। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। एक सूची जो कि प्रदेश अध्यक्ष जारी करते हैं उस पर दीपक पाबरिया रोक लगा देते हैं ये कहते हुए कि हाईकमान को आपने इन्फॉर्म नहीं किया था। इन परिस्थितियों से कैसे निकलेगी कांग्रेस पार्टी बाहर? और अब तो इस पर तंज आप देख रहे हैं सत्ताधारी दल लगातार कस रहा है, कह रहा है कि भाई ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इस तरह की बातें लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? नमस्कार। पहले भारतीय जनता पार्टी के तंज का ही जवाब दे दूं। देखिए वो चुनाव जीत गए जो उनको भी आशा नहीं थी और कांग्रेस को हार की आशा नहीं थी। स्वाभाविक है जिनको जीत की आशा नहीं थी वो उछल रहे हैं और जिनको हार की आशा नहीं थी वो सदमे में हताशा में है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर ये मान लेना कि भाई कांग्रेस मजबूत नहीं है। हरियाणा के इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष जनता ने चुना है, 37 विधायक हैं, बिल्कुल विपक्ष मजबूत है। और बड़ौली साहब आशा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मुबारक हो उनको, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले लो। जब भाजपा जैसी पार्टी 91 से लेकर 2014 तक 2 विधायक 3 विधायक बढ़ाती रही है और आपस में कितना भारी लड़ाइयां होती थी, ये आप उनका इतिहास देख लो 2013 तक का, वो खत्म नहीं हुई। तो कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी प्रारंभ से ही हरियाणा में रही है, वो खत्म हो जाएगी, ये बात ही बेमानी। और बहन किरण जी भी ठीक तंज कस रही है, उनकी गोटी फिट हो गई, पर वो भूल रही हैं भिवानी के और अहिरवाल के शांत विधायक भी दबी जबान में पूछ रहे हैं, निजी बातों में भी पूछ रहे हैं, इशारों में भी, सार्वजनिक रूप से भी पूछ लेते हैं कि भाई हमारा क्या कसूर था कि हम मंत्री नहीं बने। भिवानी के लोग भी कह रहे हैं कि भाई माँ बेटी को ही महत्व क्यों मिल रहा है, हम मंत्री क्यों नहीं बने। तो वो भी यही काम कर रही है। ठीक है, उनकी चल गई। अब मैं आपके मूल सवाल पर आता हूं।
देखिए, ये परिस्थितियां हर दल में आती हैं। अभी मैं कर्नाटक का उदाहरण दे दूं आपको, आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञाता है। 10 मई 2023 को चुनाव हुए थे, कर्नाटक में भी यही लड़ाई चल रही थी 2010 से 24 तक, भाई येदियुरप्पा नेता बने ना बने, और किस तरह की लड़ाइयां चलती थी आपको अच्छी तरह मालूम है, किस तरह गुटबाजी होती थी ये भी आपको मालूम है, किस तरह हाईकमांड के डिसीजन को डिफाई किया जाता था आपको मालूम है। इसी लड़ाई के चलते चलते 6 महीने तक उनका भी विपक्ष का नेता नहीं बना, पार्टी का संगठन नहीं बन पाया 6 महीने तक, पर उन्होंने सेटल किया, येदियुरप्पा जी से समझौता कर लिया, येदियुरप्पा जी के बेटे को अध्यक्ष बना दिया और येदियुरप्पा जी रिटायर हो गए। जितनी उम्र येदियुरप्पा जी की है उतनी नहीं। तो वेद प्रकाश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को कोट कर रहे हैं, विद्रोही जी अगर आप भारतीय जनता पार्टी को कोट कर रहे हैं कि वो वहां पर इस वजह से नहीं कर पाए कि वो हाई कमान जो उनको निर्देशित कर रहा था वो निर्धारित नहीं हो पा रहा था, तो क्या यहाँ पर भी निर्देशित जो करा जा रहा है वो निर्धारित नहीं हो पा रहा है? आप ये बात कह रहे हैं? स्वीकार कर रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं, और मैं कह क्या रहा हूं सर, मैं इन उदाहरणों का मतलब क्या है? इन उदाहरणों का मतलब यही है कि हमारे यहाँ भी है, मैंने कहा था सर निराशा नहीं, लेकिन वहां तो सिर्फ 6 महीने था ना विद्रोही जी, वहां तो 6 महीने था ना, यहाँ तो आप देखिए ना 12 साल 11 साल हो गए, आप संगठन नहीं बना पा रहे हैं। मैं 12 साल का बताता हूँ आपको, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए 2014 से लेकर 2019 तक कांग्रेस के अंदर भारी उथल पुथल, क्योंकि हम बुरी तरह हार गए, पर 2019 में 31 सीट आने के बाद हमारी स्थिति सेटल होनी प्रारंभ हुई थी। मैं प्रारंभ हुई नहीं थी सर, केवल सेटल होनी प्रारंभ हुई थी। और हाईकमान ने सोचा था कि भाई जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं 2024 में हम सरकार बना लेंगे, इसलिए बगैर नेताओं को नाराज किए स्थिति सेटल हो जाएगी, पर वो हमारी आशा पूरी नहीं हुई। अगर हमारी सरकार बन जाती तो आप अच्छी तरह जानते हो सारी स्थिति अपने आप सेटल हो जाती, जो हाईकमांड सोच रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा न होने की वजह से अब हाईकमांड को ही तय करना होगा, अपना चाबुक चलाना होगा, अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करना होगा। उसी अथॉरिटी के प्रयोग करने के लिए सारी चीजें देरी हो रही है। अब हमने आज हमारी बेलगावी के अंदर नव सत्याग्रह की बैठक हो रही है जिसमें सारे नेता शामिल हैं, और उसका पुरानी बातों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये भी लेना है कि भाई कांग्रेस की भविष्य में दिशा दशा क्या होगी, संगठनात्मक परिवर्तन क्या होंगे। और नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर पर आप तय करिए भाई, लेकिन प्रदेश में नहीं दिख रहा है विद्रोही साहब। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सर, नहीं विद्रोही साहब, आप सारी बातें जो कह रहे हैं देखिए वो मुझे लगता है कि ठीक है। मैं उसी पर ये कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए कि भाई नेता प्रतिपक्ष को लेकर के अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पाए? भाई 37 विधायकों ने तो अपनी राय बता दी ना, 37 विधायकों ने तो अपनी राय बता दी, वो आप तय नहीं कर पा रहे हैं। सर मैं उसी पर आ रहा हूं, सर मैं उसी पर आ रहा हूं, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, प्रदेश स्तर पर जो हमारी कोई एक हरियाणा की समस्या नहीं है, प्रदेशों में भी हम किस तरह चले ये तय हो रहा है। और हमने हाईकमान ने ये तय किया था कि भाई एलओपी और संगठन इन दोनों का एक साथ निर्णय हो जाए, उस पर काम चल रहा है कि एक बार में ही सारा निर्णय कर ले हम। तो ये एलओपी की देरी का मुख्य कारण ये है कि दोनों काम हाईकमांड एक साथ करना चाहता है। हम अपेक्षा करते हैं कि भाई महीने 2 महीने में ये दोनों काम, चलिए महीने 2 महीने में। अब मैं प्रियदर्शनी जी को चर्चा में लाऊं। प्रियदर्शनी जी, लास्ट बात जल्दी से, जैसा आपने बहन शैलजा जी से का भी सुना, भूपेंद्र हुड्डा का भी सुना, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ आपस में समन्वय करने की जरूरत है, उसी की वजह से देरी हो रही है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, अब आप लोग को उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन अब आप लोग जीत गए, इसलिए अब चूंकि जीते हुए तो अति उत्साहित होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस खत्म नहीं होने वाली है, ये जो स्टेटमेंट आप लोग दे रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए आज सीडब्ल्यूसी की एक अहम मीटिंग है, एजेंडा पूरे 1 साल का तय होना है, प्रदेश के स्तर पर भी क्या होना है वो सब हम तय कर लेंगे। लेकिन आपके यहाँ भी ऐसा हुआ है, कर्नाटक का एक एग्जाम्पल भी कोट कर रहे थे। प्रियदर्शनी जी जवाब दीजिए। जी, आपको सादर प्रणाम मेरा, और विद्रोही भाई को भी मेरा सादर प्रणाम। विद्रोही भाई मेरे लिए, मैं इकोनॉमिक्स की छात्रा रही हूँ और टॉपर रही हूँ अपने सब्जेक्ट में, लेकिन मुझे बड़ी से बड़ी इक्वेशन भी दे दी जाती थी, तब भी इतनी जटिलता नहीं होती थी जितना मुझे विद्रोही भाई को समझने में हो गई है। हर डिबेट में नई बात बोल देते हैं, ये हर डिबेट में विद्रोही भाई ये एक नया फुजुक्का फैला देते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि भी हाल फिलहाल में एक डिबेट में थे ये मेरे साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने कम से कम उस समय इस चीज को स्वीकार किया
कि नहीं कांग्रेस में उथल पुथल है, आंतरिक नहीं, कलह है। वो तो आज भी स्वीकार किया प्रदर्शनी जी उन्होंने। नहीं, बाबरिया जी की उस पे उन्होंने बोला था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उस समय ये एग्जाम्पल नहीं दिया था कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत थी या ये फलाना था ठिकाना था। देखिए संगठन भारतीय जनता पार्टी कोई 100 साल पुरानी पार्टी तो है नहीं, और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आज उदय हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना दिखाता है, हमारी नींव बहुत मजबूत है। आप ये देखिए कि आज 2.5 महीने से ज्यादा चुनावों के हो गए हैं, हमने सीएम भी बना दिया, आवाज आई? कोई आवाज नहीं आई। हमने मंत्री बना दिए, हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। कल ही गुड़गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे प्रभारी आए थे, बाकी तमाम मंत्री लोग आए थे और चर्चाएं हुई थी, तब कोई हंगामा कुछ देख रहा। हम संगठन का अपना काम कर रहे हैं। अभी हमारे मंडल के चुनाव होने, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट के चुनाव होने, हम तैयारी में हैं। अभी विद्रोही भाई एग्जाम्पल दे रहे थे कर्नाटका जाने की क्या जरूरत है इतनी दूर? राजस्थान तो याद होगा आपको, राजस्थान में किस तरीके से तमाशा कर रखा था अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने। ये तमाशा तो सबने देखा था, ये तमाशा तो सबको मालूम है। चलिए इससे भी दूर जाते हैं, मध्य प्रदेश में क्या तिकड़मबाजी थी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, और अब जो हमारी पार्टी में आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना तंग कर दिया था उनको कि हमारे महाराज को ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमारी पार्टी में आना पड़ा। तो आप कौन सा कर्नाटका का एग्जाम्पल दे रहे हैं? एग्जाम्पल तो मेरे पास भी बहुत सारे, उदाहरण तो मेरे पास भी है, लेकिन हम हरियाणा में हैं, हम हरियाणा की राजनीति पे चर्चा करेंगे। इन्होंने एक समीक्षा बैठक बनाई। अब आप ये देखिए कि उस समीक्षा बैठक में कौन बैठा? करण दलाल, जो कि खुद पलवल से चुनाव हार गए। आप ये देखिए, अगर आप जिनके ऊपर खुद समीक्षा होनी चाहिए, अगर वही समीक्षा बैठक में बैठेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? जो खुद ही फेल हो चुका है वो क्या रिपोर्ट बनाएगा और क्या क्वेश्चन पेपर बनाएगा? ये तो वही बात है ना। दूसरी बात कि प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी जो इनके सर्वस्व नेता हैं, प्रॉब्लम मैं बताती हूँ कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं है, ऊपर का भी आप संगठन अगर देख लें, जयराम रमेश आज तक जीवन में कभी सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़े। वेणुगोपालन जी से पूछ लिया जाए तो उनको ये नहीं मालूम कि फैजाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का पार्ट है या नहीं है, ये भी नहीं मालूम है उनको। ये मैं बता रही हूं, उनको नहीं मालूम है। ये कितने डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ये भी नहीं मालूम है उनको। ये नहीं मालूम होगा कि हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट है, आप पूछ लीजिए उनसे, नहीं पता होगा उनको। उसके बाद राहुल गांधी एक सिटिंग उत्तर प्रदेश के अपने एमएलए से पूछ रहे कि हमारे एमएलए कितने हैं, उत्तर प्रदेश के एक एमएलए से पूछ रहे हैं। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर से नीचे तक आपका संगठन कमजोर है, और कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होने वाली है, हरियाणा में खत्म हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है। मैं चुनावों से पहले भी नहीं, लेकिन प्रियदर्शनी चैनल में डिबेट ये भी कहा जाता है भाई, देखिए तो सब पार्टियों में होता है, ऐसा थोड़ी ना भाई। देखिए जहां संगठन होता है वहां इस तरह की चीजें होती हैं। आपकी पार्टी में भी अंदर खाने आवाज क्यों, चुनाव से पहले अभी अनिल विज को कोट करने लगेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। वो बात ठीक है कि आपने उनको सही से मैनेज कर लिया, लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ना कि भाई वो उनकी पार्टी का मसला वो अपना देखेंगे। इसमें ये कह देना कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी या वो खत्म हो गई, ये सही नहीं है। नहीं, मैं इसका आंसर देती हूँ सर। देखिए आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि आपने भी देखा होगा कि ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मनमुटाव नहीं हो सकता है भाई, इतना बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस किस्म का, मैं माफ करिएगा मुझे अपनी शब्दावली थोड़ी खराब करनी पड़ रही है, इस किस्म का नंगा नाच नहीं होता है वहां पे, इस तरीके की बयानबाजी नहीं होती है हमारे यहाँ पे एक डिसिप्लिन है, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल से आपको चलना होता है, उस प्रोटोकॉल के आप खिलाफ नहीं जा सकते हैं, विद्रोही जी कोई भी हो। ठीक है विद्रोही जी जवाब देखिए, बहन ने कहा कि मैं भाजपा पर तंज कर, भाई मैं क्यों कसूंगा, जब आप कसोगे तो जवाब दे रहा हूं। अब मैं इनको हरियाणा की जवाब दे देता हूं सर, बहुत बिल्कुल विशुद्ध हरियाणा की। 87 के अंदर चौधरी देवीलाल की कृपा से इनके 17 विधायक बन गए, क्योंकि देवीलाल जी के नाम से ही बने थे सब लोग, और डॉक्टर मंगल सेन इनके सबसे बड़े नेता हैं उस समय। मैं प्रत्यक्ष, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं प्रत्यक्ष उसका गवाह हूं, किस तरह उनको बेइज्जत करके मंत्रिमंडल में नहीं रखा, उनको काटने के लिए तिकड़म बढ़ाकर किस तरह सूरज भान जी को विधायक दल का नेता बनाया, उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा, और बाद में जब लोकदल में बिकरिंग शुरू हुई तब उनको दोबारा मंत्रिमंडल में लाया गया और उप मुख्यमंत्री बनाया।
रामविलास शर्मा को 1993 के अंदर 94 के अंदर बंसीलाल जी से समझौता करने के लिए किस तरह बेइज्जत करके निकाला, ये कह के निकाला ये भजनलाल का एजेंट है। अगर आप उस समय के अखबार देख लो, उसके बाद बंसीलाल से समझौता हुआ, बंसीलाल से समझौता होने के बाद किस तरह बंसीलाल को धोखाधड़ी कर कर सरकार गिराई, ये इतिहास है। चौटाला के साथ समझौता हुआ और चौटाला इनकी क्या बनी, कितने अध्यक्ष बदले गए, वो अपने आप में एक इतिहास है। और राव इंद्रजीत पिछले 10 सालों में कितने गरियाते रहे, वो इतिहास है। पुरानी बात छोड़ी, मैं कल की ही बता देता हूं। कल राव इंद्रजीत के आज के अखबारों में भरा पड़ा है, हमारे रेवाड़ी के पन्नों में खुलेआम अप्रत्यक्ष रूप से मनोहर लाल खट्टर पर जो तंज कस रहे थे वो कसे गए और कहा कि भाई पहला मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, नाम लेकर नहीं कहा, मैं कह रहा हूं अखबारों में आ रहा है सब कुछ कि वो बेकार था, अहिरवाल का विरोधी था, मैं तो पहली बार आया हूं, पहली बार मुझे आशा मिली है और मुख्यमंत्री को पूर्ण समर्थन दूंगा। क्यों ये लेकिन विद्रोही जी भाई, उस इतिहास से सीखा क्या कांग्रेस ने? नहीं सर, सुन तो लीजिए सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, ये फैक्ट्स है, मैं इसको नकार नहीं सकता हूं। विद्रोही जी, वो पुरानी बातें भी हैं और आज की भी। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने क्या सीखा भाई इससे? मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं सर, एक लाइन कह के सीधा आपकी जवाब। मैंने कहा ये चर्चा नहीं कर, इन्होंने कहा ना हरियाणा की। नहीं, वो तो इसीलिए मैंने उनसे भी पूछा ना भाई, वो तो हर जगह मैंने इसीलिए ये चर्चा नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूंगा? मैं तो बहन कह रही कि मैं उन डिबेटों में चर्चा नहीं करता, मैं इसलिए नहीं करता, आप नहीं करते, मैं भी नहीं करता। तो राव इंद्रजीत की बेटी को मंत्री बना दिया, इसलिए ये क्या कहते हैं, सैनी साहब बहुत अच्छे हैं, खट्टर जी ने टिकट नहीं लेने दी इसलिए बहुत खराब थे। ये समस्या हर एक दल में। अब आप हमारे दल की सुन लीजिए, हमारे दल के अंदर निश्चित रूप से बदलाव होने हैं। सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उम्रदराज हो चुके हैं और हर व्यक्ति को एक उम्र के बाद रिटायर होना पड़ता है। तब तो किरण चौधरी जी ने सही बोला फिर तो। नहीं मैं मैंने जब पहले आपसे सवाल पूछा था तब आपने कहा कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छी सलाह कोई बुरी चीज नहीं है, मैं तो सही सलाह दे रहे हैं ना किरण चौधरी? नहीं, मैं कह रहा हूं वो तो तंज कस रही है, सलाह नहीं दे रही। किरण चौधरी के साथ भी स्थिति आने वाली है, वो भी उसी उम्र के आसपास ही है। ये स्थिति सबके साथ आती है, मैं तो ये कह रहा हूं। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, किस तरह भाजपा जो कह रहे हैं ना बड़ी भारी अनुशासित पार्टी, आपको याद होगा वो इतिहास भी 2013 में किस तरह युद्ध हुआ था, किस तरह की बयानबाजी हुई थी, वो भी ये हर दल में होता है। तो हमारे दल में स्थितियां सेटल हो जाएंगी, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। और अब की बार सेटल होने के बाद, क्योंकि देरी इसीलिए हो रही कि हम सबको विश्वास में लेकर और सर्वसम्मति से एक ऐसा हल चाहते हैं कि भविष्य के अंदर न केवल भाजपा को हरियाणा से चलता किया जा सके, और जो हमारी लड़ाई की लेगेसी 10 साल से हरियाणा में चली जा रही है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान हो रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, वो भविष्य में ना हो। अब इसीलिए हमने फैसले नहीं किए थे 2019-24 में कि भाई और लड़ाई ना फैले। हमें विश्वास था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में फ्री हैंड, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था नेतृत्व को कि वे फ्री हैंड दे देंगे और सरकार बन जाएगी, और सभी का ये अनुमान था। माफ करना, आपका भी, सबका, अपने अपने दिल पर हाथ रखकर भाजपा वाले भी पूछ ले, पत्रकार साथी भी पूछ ले, लगभग सभी ये मानते थे अब की बार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। प्रियदर्शनी जी, बड़ा परिवर्तन होना भाई, ठीक है, परिवर्तन होना है, उसका इंतजार कर रहे थे और अब ये सही समय है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन इस बार सर्जरी सही होने वाली नहीं हो जाए, मैं तो आशा करती हूँ। देखिए, क्योंकि मैं भी हरियाणा से ही हूँ और हरियाणा की जनता की ये मांग है कि देखिए, मजबूत सिर्फ लोकतंत्र की आप किताब लेके संसद भवन में, विधानसभा में आप बोले लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अरे लोकतंत्र कहाँ से खत्म हो रहा है? लोकतंत्र तो हम बढ़ा रहे हैं, हम तो चुनी हुई सरकार है, मैंडेट की सरकार है। दूसरी बात, हमेशा मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता बोलते हैं कि हम तो मान के चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि हम हार रहे हैं। अरे कब मान के चल रहे थे? हम तो जानते थे कि अंडर करंट है। मैं तो हर डिबेट पे आके बोलती थी। आपका उदाहरण, आपका मेरे पर रिकॉर्ड है, माफ करना। अरे मुझे भाई, मैंने कब बोला है कि हम हारने वाले हैं चुनाव? कब बोला है मैंने? कब बोला है मैंने? कब बोला है कि हम हारने वाले हैं चुनाव? हो रही थी और मेरे नहीं,
आप जब इस तरह की बात बोल रही तो मुझे मजबूर होकर पोल खोलनी नेत पड़ती भाई है। मैंने कभी भी नहीं बोला है, कभी भी मतलब कभी भी नहीं बोला है बड़े भाई, कभी ठीक है, एक भी सेकंड, नहीं अब बोला उनकी ये बात बात। आने दे, प्रियदर्शनी जी की बात आने दे, ठीक है, अतुल बोला होगा जी, मेरी चर्चा में नहीं बोला इसलिए मैं उसको कोट नहीं कर अतुल सकता, जी, मेरी चर्चा में नहीं बोला इसलिए मैं उसको कोट नहीं कर सकता, आगे बढ़ेंगे नहीं। जल्दी से। एक सेकंड, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश on जी, record अरे भाई कभी अभी भी अभी नहीं अभी बोली। अभी परिस्थिति क्या है भाई, अभी तो सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की। विद्रोही जी, नहीं विद्रोही जी एक सेकंड, विद्रोही जी एक सेकंड, विद्रोही जी एक सेकंड, विद्रोही जी एक सेकंड, नहीं नहीं, मुझे उस चर्चा में नहीं पढ़ना, आपने अगर मेरी चर्चा में कहा था तो मैं उसको कोट करता, यहाँ नहीं। आगे आगे आगे, वेद प्रकाश विद्रोही जी, ठीक है, हो गया हो गया। प्रियदर्शनी जी, ठीक है, प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी, इससे आगे विद्रोही जी, ठीक है, विद्रोही जी, मैं चूंकि उस चर्चा में नहीं था इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, ये समय खराब हो रहा है। वेद प्रकाश जी, अभी बात आने दे, बात आने दे, ठीक है, बात आने दे, अभी बात आने दे, अरे भाई महिला है, बात को आने दे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, विद्रोही जी हो गया भाई, बात आने दे, अब बात आने दे। विद्रोही जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे भाई ऐसे नहीं, विद्रोही जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। प्रियदर्शनी जी, देखिए मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूंगा, देखिए इन सब धमकियों से तो मुझको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और सच सामने विद्रोही जी एक सेकंड, भाई बात आने दे, ठीक है, यहाँ पे इस चर्चा में नहीं, इस चर्चा में नहीं, इस चर्चा में नहीं, आज वो विषय भी नहीं। प्रियदर्शनी जी, मैं ये कभी बोल ही नहीं सकती हूँ, कभी नहीं बोल सकती हूँ, ये बात फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकती हूँ। दिखा दीजिए, दिखाइए, दिखाइए, मैं बोल रही हूँ दिखाइए, मैं बात कर रही हूँ उतनी देर में आप ढूंढ दीजिए, रिकॉर्ड में दिखाइए आप मेरे। अरे भैया दिखा दो, मैं तो बोल रही हूँ। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे यही समाप्त करना पड़ेगा, समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो एक तरफ तो कांग्रेस, आप देखिए किस तरीके से वहां पर भी अंतरकला और उस पर मंथन चल रहा है। अब देखना यह है कि नेता प्रतिपक्ष वो कब तक ढूंढ पाते हैं, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी